के साथ एक तरह से उनकी कविता आखेल्दी छंद में दिखाई पड़ती है। और आखेल्दी जो छंद था एक तरह से तेलुगु का प्राचीन छंद है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नृत्य करती कन्या। मतलब ऐसा छंद है जिसमें एक तरह से शब्द नृत्य करते दिखाई पड़ते हैं और नृत्य करते जो शब्द दिखाई पड़ते हैं वे शब्द कहीं ना कहीं एक ऐसा अर्थ लेकर के आते हैं कि उसको सुन करके उसको समझ करके आपके अंदर एक अलग तरह के रागात्मक और संगीतात्मकता की अनुभूति होती है। और कहा जाता है कि इस छंद में पहले दो पंक्तियों में कवि अपने भावों को प्रस्तुत करता है और बाद में उसको पुष्ट करने के लिए तीसरी पंक्ति में जोरदार उपमा देता है और चौथी पंक्ति में टेक होती है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए बेमन्ना लिखते हैं कि उथला आदमी हमेशा सेखी मारता है, उथला आदमी हमेशा सेखी मारता है और जो गंभीर है वह शांत विनम्रता पूर्वक बोलता है। क्यों सोने की अंगूठी पीतल के घंटों की तरह आवाज करेगी? मतलब क्या सोने की अंगूठी जो होगी पीतल के घंटों की तरह आवाज करेगी? नहीं, आवाज नहीं करेगी, लेकिन उसका जो गुण होता है, उसकी जो कला होती है, वह काफी मतलब मनुष्य को एक आधार देती है, बेसिक कंसेप्ट देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेमन्ना एक बहुत ही अलग तरह के कवि थे। बहुत विद्वान नहीं थे, शंकर देव की तरह बहुत विद्वान नहीं थे या नरसिंह मेहता की तरह बहुत मतलब बड़े विद्वान नहीं थे और न ही एक तरह से भारतीय दर्शन के बहुत बड़े मतलब ज्ञाता थे। उनको शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था, उपनिषद नहीं पढ़ा था उन्होंने, ब्रह्मसूत्र की पढ़ाई नहीं की, भगवत गीता के बारे में नहीं जानते थे ठीक से। हाँ, सुना था सबके बारे में, लेकिन वो मनुष्य और मनुष्य के विचार को या एक अच्छा मनुष्य और एक अच्छा मनुष्य के विचार को कविता के केंद्र में खड़ा करते हैं। और इसीलिए उनकी कविताओं में सामाजिक दर्शन, नैतिक दर्शन और धार्मिक दर्शन इशारे दिखाई पड़ता है। सामाजिक दर्शन में एक तरह से मानवीयता समानता का समर्थन करते हैं और इसी प्रकार कहा जाता है कि बेमन्ना एक तरह से कहते हैं कि नैतिक दर्शन में अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा और बलवान होने पर जोर देते हैं। नानक भी इस बात की चर्चा करते हैं कि अंतरात्मा को पहचानना बहुत जरूरी, कबीर भी इस बात की चर्चा करते हैं। और धार्मिक दर्शन में वेद के महत्व को मानने से इनकार करते हैं। जैसे कि कबीर बहुत वेद को महत्व नहीं देते, वेद जनित ज्ञान को बहुत महत्व नहीं देते थे। वो कहते थे कि जो सामने है उसी को देखकर हम क्यों नहीं बात करें, और जो सामाजिक अनुभव है वो सबसे बड़ा अनुभव होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेमन्ना भी उस परंपरा को मानते थे और कई बार कहते हैं कि पुराण को वो असत्य की खिचड़ी भी कहते थे। कहा जाता है कि यह जो पूरे का पूरा जो उनकी चेतना है, मूलतः वेमन्ना हम कह सकते हैं किसान जीवन के कवि हैं और उनकी कविताओं में भारतीय समाज का जो ग्रामीण जो जीवन है वो दिखाई पड़ता है। ग्रामीण समाज की जो संरचना है उसका जो महत्व दिखाई पड़ता है और इसीलिए वेमन्ना को पढ़ना एक तरह से मध्यकालीन भारतीय समाज को जानना है, ग्रामीण समाज को जानना है, किसान जीवन को जानना और किसान जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है ऋण, कर्ज, उसको जानना है कि कैसे किसान कर्ज के चलते किसान कितना अपमानित होता है, समाज में कितना अपमानित महसूस करता है। जिस तरह से प्रेमचंद के किसान होरी जो लगातार जीवन में पूरा कर्ज में डूबा रहता है, तो वेमन्ना भी एक तरह से उसी तरह से मानते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो डिग्निटी है, जो उसका आत्मगौरव है, वह कर्ज में नहीं है। कर्ज लेने वाला आदमी बहुत अमीर नहीं होता है, वो समाज का सबसे गरीब आदमी होता है। और इसलिए वेमन्ना बार बार मतलब इस बात की तरफ इशारा करते थे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है कि हम मानव समाज को बेहतरी की तरफ ले जाएं। और वेमन्ना बार बार अपनी कविताओं के जरिए उस जमाने का जो ग्रामीण समाज था, जो किसान जीवन था, उसकी तरफ इशारा करते हैं। और अपनी भक्ति के जरिए एक तरह से कहा जाता है कि शिव जिस तरह से मतलब काफी मतलब कहिए कि खुले थे या खुले स्वभाव के शिव हैं, वे अपने हर तरह के भक्त को स्वीकार करते हैं, चाहे उनको कोई माने या नहीं माने, उनकी कोई ठीक से पूजा करे या नहीं करे। तो उसी तरह से वेमन्ना भी एक तरह से एक कहिए कि ग्रामीण समाज की अनपढ़ की तरह शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और अपनी कविताओं के जरिए एक तरह से भारतीय उस समय का जो भारतीय समाज था उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेड करते हैं, दर्ज करते हैं। और कहा जा सकता है कि वेमन्ना को पढ़ना मध्यकालीन भारतीय किसान जीवन को भी जानना है। उनकी कविताएं एक तरह से ग्रामीण जीवन के बारे में, एक तरह से ग्रामीण व्यवस्था के बारे में एक तरह से बहुत अच्छा बयान करती है। मित्रों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त करेंगे और पुनः जल्दी ही किसी दूसरे कवि पर आपसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।